बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। 5 देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स में शामिल हुए। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर व्यवसाय से जुड़े कई अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए। भारत के रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर 80 हुई। राष्ट्रपति ने भारत में विरासत पर्यटन के प्रति विश्व की बढ़ती रुचि को रेखांकित किया। सार्क फाइनेंस बैठक में केंद्रीय बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में नई डिजिटल प्रौद्योगिकियों की भूमिका को रेखांकित किया गया। केंद्र सरकार ने महिला कार्यबल भागीदारी बढ़ाने के लिए एडवाइजरी जारी की और सर्वेक्षण शुरू किए। अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर का। 5 देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स में शामिल हुए। ब्रिक्स मूल रूप से ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का एक अनौपचारिक समूह है। इसमें नए सदस्यों के रूप में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल किए गए हैं। वहीं अर्जेंटीना ब्रिक्स में शामिल होने के अपने निर्णय से पीछे हट गया है। इससे पहले ब्रिक्स का अंतिम विस्तार 2010 में हुआ था, जब दक्षिण अफ्रीका इस समूह में शामिल हुआ था। इस विस्तार के काफी सारे महत्व हैं, जैसे कि वैश्विक प्रतिनिधित्व में वृद्धि। ब्रिक्स अब दुनिया की लगभग आधी आबादी और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 1/4 से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है। शक्ति के विविध केंद्रों का उदय। इससे बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का विकास होगा और पश्चिमी देशों के नेतृत्व में स्थापित मौजूदा विश्व व्यवस्था को चुनौती मिलेगी। इतना ही नहीं, इससे दक्षिण सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। नए सदस्यों के शामिल होने से विकासशील देशों के बीच सहयोग में बढ़ोतरी होगी। इससे भारत का ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करता होने का दावा भी मजबूत होगा। और इसके रणनीतिक महत्व की बात करें तो इससे वैश्विक संस्थाओं के पुनर्गठन के लिए सामूहिक आवाज उठाने में मदद मिलेगी। अब समझते हैं ब्रिक्स के समक्ष चुनौतियों के बारे में। सदस्य देशों के बीच ब्रिक्स की संरचनात्मक प्रकृति को लेकर भिन्नता है। उदाहरण के तौर पर समझे तो भारत ब्रिक्स को गैर पश्चिमी समूह के रूप में देखता है, जबकि चीन इसे पश्चिम विरोधी समूह के रूप में देखता है। ब्रिक्स के सदस्य देशों पर लगाए गए अलग अलग आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबंध आर्थिक बाधा पैदा कर सकते हैं। सदस्य देशों के बीच आंतरिक विश्वास की कमी है। इसके अतिरिक्त विस्तार से संबंधित मानकों, मानदंडों और प्रक्रियाओं के बारे में सामान्य समझ का अभाव है। और भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका से मिलकर बने इब्सा जैसे समूह के सदस्य भी ब्रिक्स के सदस्य हैं। इससे इन समूहों के उद्देश्य और हित आपस में टकराते हैं। चलिए अब रुख करते हैं आज की दूसरी मुख्य खबर का। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर व्यवसाय से जुड़े कई अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए। पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 29 फरवरी 2024 के बाद किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, वॉलेट, फास्टैग आदि में नई जमा राशि स्वीकार करने से रोक दिया गया है। आरबीआई ने यह कदम पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बारे में कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट और बाहरी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट सामने आने के बाद उठाया है। इन रिपोर्ट्स में पेमेंट बैंक द्वारा नियमों का पालन नहीं करने और मटेरियल सुपरवाइजरी से जुड़ी चिंताएं व्यक्त की गई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आरबीआई के पास 1949 के अधिनियम के तहत लोक हित में या बैंकिंग नीति के हित में निर्देश जारी करने की व्यापक शक्तियां हैं। खबर की बेहतर समझ के लिए पेमेंट्स बैंक के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। नचिकेत मोर समिति ने वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से विशेष बैंकों या पेमेंट्स बैंकों की स्थापना की सिफारिश की थी। किसी संस्था को पेमेंट्स बैंक के रूप में कार्य करने हेतु पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकरण कराना होता है। साथ ही इन्हें बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के अनुसार लाइसेंस भी प्राप्त करना होता है। इन्हें अधिकांश बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की अनुमति है। हालांकि ये ऋण नहीं दे सकते और क्रेडिट कार्ड भी जारी नहीं कर सकते। इन्हें प्रत्येक व्यक्तिगत ग्राहक के खाते में एंड ऑफ द डे अधिकतम 2 लाख रुपए तक जमा रखने, डेबिट कार्ड जारी करने तथा मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने की अनुमति दी गई है। चलिए आखिर में बात करते हैं पेमेंट्स बैंकों के समक्ष चुनौतियों के बारे में। इनके राजस्व अर्जित करने के स्रोत सीमित हैं, क्योंकि ये ऋण नहीं दे सकते। डिजिटल सेवाएं देने के लिए डिजिटल अवसंरचना में अधिक निवेश की जरूरत पड़ती है, जो इन्हें प्राप्त नहीं होता। पारंपरिक या बड़े बैंक भी अब मोबाइल बैंकिंग सेवाएं, यूपीआई सेवाएं आदि प्रदान कर रहे हैं। ऐसे में पेमेंट्स बैंकों को अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। अब बढ़ते हैं आज की तीसरी मुख्य खबर की तरफ। भारत के रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर 80 हुई।
हाल ही में रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की वैश्विक सूची में भारत की 5 आर्द्र भूमियों को जोड़ा गया है। इससे भारत में रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर 80 हो गई है। खबर की शुरुआत में सबसे पहले शामिल की गई आर्द्र भूमियों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। इस सूची में पहला नाम है कर्नाटक राज्य के अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व का। इसमें एक मानव निर्मित सिंचाई टैंक है जो सदियों पहले बनाया गया था और वर्णनात्मक पेंटेड स्टॉर्क और ब्लैक हेडेड आइबिस के लिए प्रमुख पर्यावास स्थल के रूप में कार्य करता है। दूसरा है अघनाशिनी ज्वार नदमुख। ये आर्द्र भूमि भी कर्नाटक में स्थित है। ये अघनाशिनी नदी और अरब सागर के संगम पर स्थित है। इस ज्वार नदमुख के क्षेत्र में पारंपरिक रूप से चावल के खेतों में मछली पालन किया जाता है। इन खेतों को स्थानीय रूप से गजनी चावल खेतों के रूप में जाना जाता है। कर्नाटक में मौजूद तीसरी आर्द्र भूमि है मगधीकेरे संरक्षण रिजर्व। ये एक मानव निर्मित आर्द्र भूमि है। इसका निर्माण सिंचाई के लिए वर्षा जल को संग्रहित करने हेतु किया गया था। यह दक्षिण भारत में बार हेडेड गूस के लिए सबसे बड़े शीतकालीन आश्रय स्थलों में से एक है। तमिलनाडु में स्थित कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य पिन टेल्ड बत्तख, गार्गेनी, नॉर्दर्न शॉवलर, कॉमन पॉचर्ड, यूरेशियन विजन, कॉमन टील और कॉटन टील के लिए एक प्रमुख पर्यावास स्थल है। और आखिरी है लॉन्गवुड शोला रिजर्व 1। तमिलनाडु में स्थित इस आर्द्र भूमि में ब्लैक चिंट नीलगिरी लाफिंग थ्रश, नीलगिरी ब्लू रॉबिन और नीलगिरी वुड पिजन जैसी प्रजातियां पाई जाती हैं। अब समझते हैं रामसर कन्वेंशन के बारे में। रामसर कन्वेंशन को 1971 में अपनाया गया था। ये एक अंतर सरकारी संधि है जो आर्द्र भूमियों और उनके संसाधनों के संरक्षण एवं उनके बुद्धिमत्ता पूर्ण उपयोग के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करती है। रामसर स्थल घोषित होने के लिए एक आर्द्र भूमि को 9 मानदंडों में से कम एक को पूरा करना होता है, जैसे कि नियमित रूप से 20,000 या अधिक जल पक्षियों को आश्रय प्रदान करना या जैविक विविधता का संरक्षण करना आदि। भारत ने 1982 में इस कन्वेंशन की अभिपुष्टि की थी। 2 नए स्थलों के शामिल होने के साथ भारत में तमिलनाडु में रामसर स्थलों की संख्या सबसे अधिक हो गई है। चलिए अब रुख करते हैं आज की चौथी मुख्य खबर का। राष्ट्रपति ने भारत में विरासत पर्यटन के प्रति विश्व की बढ़ती रुचि को रेखांकित किया। विरासत पर्यटन आर्थिक विकास का एक साधन है। ये किसी स्थान के ऐतिहासिक, कलात्मक या सांस्कृतिक पहलुओं में रुचि रखने वाले पर्यटकों को आकर्षित करके आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देता है। भारत के विरासत पर्यटन के विकास के क्या कारण है? सबसे पहले इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। पहला कारण है भारत की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत। विरासत के रूप में शामिल परिसंपत्तियां अलग अलग धर्मों, राजवंशों, क्षेत्रों और समुदायों के उन प्रभावों को दर्शाती हैं जिन्होंने भारत की पहचान और संस्कृति का निर्माण किया है। दूसरा कारण है विश्व में मजबूत उपस्थिति और प्रभाव। भारत का प्रवासी समुदाय दुनिया में सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली प्रवासी समुदायों में से एक है। उन्होंने भी भारतीय विरासतों के बारे में जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही सरकार की अनुकूल नीतियां भी इसमें एक अहम भूमिका निभाती हैं। सरकार ने विरासत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अतुल्य भारत, स्वदेश दर्शन, प्रसाद तथा एडॉप्ट अ हेरिटेज जैसी योजनाएं शुरू की हैं। इतना ही नहीं, विश्व धरोहर स्थलों की बड़ी संख्या हमारे देश में मौजूद है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में 42 भारतीय धरोहर शामिल है। इनमें 34 सांस्कृतिक स्थल, 7 प्राकृतिक स्थल और 1 मिश्रित स्थल सम्मिलित है। अब समझते हैं विरासत पर्यटन के महत्व को। यह सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को बढ़ावा देता है, साथ ही आय और रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद करता है, विश्व में भारत की छवि और प्रतिष्ठा को बढ़ाता है और एक दूसरे की संस्कृतियों को समझने तथा विचारों के आदान प्रदान को भी बढ़ावा देता है। लेकिन इस ओर कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि भारत में कई विरासत स्मारकों के आसपास की जमीनों का अतिक्रमण कर लिया गया है। विरासतों के संरक्षण के लिए पर्याप्त वित्त उपलब्ध नहीं कराया जाता है और विरासत पर्यटन से जुड़े सभी हितधारकों की जरूरतों और हितों के बीच संतुलन बनाना कठिन कार्य है। अब बढ़ते हैं आज की 5वीं मुख्य खबर की तरफ। सार्क फाइनेंस बैठक में केंद्रीय बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में नई डिजिटल प्रौद्योगिकियों की भूमिका को रेखांकित किया गया।
दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन क्षेत्र के केंद्रीय बैंक के गवर्नरों और वित्त सचिवों का नेटवर्क 1998 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य सार्क के सदस्य देशों के बीच व्यापक आर्थिक नीतिगत मुद्दों पर अपने अनुभव साझा करना है। नई डिजिटल प्रौद्योगिकियों यानी ईडीटीज में डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर बही खाता तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस जैसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियां शामिल हैं। ईडीटी द्वारा वित्तीय क्षेत्र के लिए उपलब्ध कराए गए अवसरों पर भी एक नजर डालते हैं। पहला है डेटा आधारित नीति निर्माण। इससे रुझानों और विसंगतियों का बेहतर ढंग से पता लगाने में मदद मिलती है। इस तरह ईडीटी नीति निर्माण के लिए उपयोगी इनपुट प्रदान करती है। अगला है विनियमों का अनुपालन। कानूनों के स्वतः अनुपालन, जोखिम के आकलन तथा लेन देन की निगरानी करने से जटिल वित्तीय नियमों का पालन करना आसान हो जाता है। इसके बाद आता है नए उत्पादों और सेवाओं को डिजाइन करना। ईडीटी विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केंद्रीय बैंकों को नए उत्पादों और सेवाओं को डिजाइन करने व प्रस्तुत करने में मदद करती है, जैसे कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। और आखिरी है दक्षता में सुधार। ईडीटी कागजी कार्रवाई को खत्म करने, कार्यप्रणाली को सुचारू बनाने तथा कर्मचारियों की कार्य दक्षता को बढ़ाने में मदद करती है। अब समझते हैं ईडीटी से जुड़ी चुनौतियों के बारे में। अपारदर्शिता, डेटा पूर्वाग्रह, बेहतर गवर्नेंस नहीं होना, निजता का उल्लंघन और एल्गोरिदम के पर्याप्त मजबूत नहीं होने से जुड़ी चिंताएं इसमें मौजूद हैं। साथ ही धोखाधड़ी वाले ऐप्स, डीप फेक तथा डार्क पैटर्न के माध्यम से उपभोक्ताओं को खरीदने के लिए मजबूर करने जैसी साइबर जोखिम की कई घटनाएं भी सामने आ रही हैं। अलग अलग प्रौद्योगिकी प्रणालियां उपयोगकर्ता समूहों और देशों के बीच विभाजन पैदा कर सकती हैं। इससे वैश्विक वित्तीय प्रणाली भी अलग अलग समूहों में बढ़ सकती है। और तो और डिजिटल वित्तीय प्रणाली का लाभ सभी को नहीं मिल पा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारे उपयोगकर्ताओं को ईडीटी के जरिए पेश नए उत्पादों के बारे में जानकारी नहीं होती। खबर के आखिर में समझते हैं भारतीय वित्तीय क्षेत्र में ईडीटीज के उपयोग के बारे में। लगभग 3/4 भारतीय बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने चैटबॉट और वर्चुअल असिस्टेंट विकसित किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक भारत में वित्तीय क्षेत्र के लिए क्लाउड सुविधा स्थापित करने पर काम कर रहा है। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स जैसी पहलों के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र में जवाबदेही आधारित नवाचार की सुविधा प्रदान की गई है। और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा भारत की त्वरित भुगतान प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई को अपग्रेड किया गया है। अब बढ़ते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की तरफ। केंद्र सरकार ने महिला कार्यबल भागीदारी बढ़ाने के लिए एडवाइजरी जारी की और सर्वेक्षण शुरू किए। ये एडवाइजरी विकसित भारत के लिए कार्यबल में महिलाएं नामक कार्यक्रम में जारी की गई है। ये कार्यक्रम केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने संयुक्त रूप से आयोजित किया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सभी मंत्रालयों एवं विभागों के बीच व्यापक सहयोग के माध्यम से महिलाओं के नेतृत्व में विकास के लिए मार्ग तैयार करना है। चलिए इस कार्यक्रम के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। क्रेच के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम मानक और प्रोटोकॉल जारी किए गए। ये मानक और प्रोटोकॉल केयर इकोनॉमी को मानकीकृत करने व संस्थागत बनाने पर मजबूती से ध्यान केंद्रित करते हैं। इसका उद्देश्य क्रेच स्थापित करने के लिए व्यक्तियों, सेवा प्रदाता एजेंसियों, निगमों, सरकारी संगठनों, गैर सरकारी संगठनों जैसी अलग अलग संस्थाओं की मदद करना है। कार्यबल में महिला भागीदारी बढ़ाने हेतु नियोक्ताओं के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें कुछ मुख्य सिफारिशें शामिल हैं, जैसे कि नेतृत्व और प्रबंधन वाली भूमिकाएं निभाने के लिए महिलाओं को बढ़ावा देना, नियोजन संबंधी विज्ञापनों में लैंगिक तटस्थता का ध्यान रखना, कामकाजी महिला हब्स की स्थापना करना और लैंगिक रूप से तटस्थ क्रैच ब्रेक। इसके अंतर्गत पुरुषों और महिलाओं दोनों को अपने बच्चों या आश्रितों की देखभाल करने के लिए समान अवसर देना शामिल है। और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के भीतर नियोक्ता रेटिंग सर्वेक्षण का शुभारंभ किया गया है। यह सर्वेक्षण महिलाओं द्वारा दिए गए फीडबैक के आधार पर उनकी कामकाजी परिस्थितियों के बारे में बेहतर समझ प्रदान करेगा। महिला कार्यबल भागीदारी पर भी एक नजर डालते हैं। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी 2017 के 23.3% से बढ़कर 2022-23 में 37% हो गई थी।
खबर के आखिर में कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, उस पर भी चर्चा करते हैं। आर्थिक विकास, शिक्षा का स्तर, प्रजनन दर, बच्चों की देखभाल सुविधाओं की उपलब्धता, समाज के सांस्कृतिक और स्थापित मूल्य तथा सामाजिक मानदंड। चलिए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की। हमारी आज की व्यक्तित्व है कल्पना चावला। देश ने कल्पना चावला को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया। वह भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी जो अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला थी। एक अंतरिक्ष यात्री के रूप में कल्पना चावला के जीवन पर एक नजर डालते हैं। कल्पना चावला साल 1997 में STS-87 और साल 2003 में STS-107 अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में गई थी। उन्होंने अंतरिक्ष में 30 दिन, 14 घंटे और 54 मिनट बिताए थे। साल 2003 में वायुमंडल में वापस प्रवेश करते समय स्पेस शटल कोलंबिया दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस दुर्घटना में कल्पना चावला सहित उसमें सवार सभी अंतरिक्ष यात्री मारे गए थे। कल्पना चावला को मिले सम्मान और पुरस्कार की बात करें तो इसरो ने मौसम विज्ञान के लिए अपने पहले उपग्रह का नाम कल्पना रखा था। तमिलनाडु सरकार ने भी कल्पना चावला पुरस्कार शुरू किया हुआ है। ये पुरस्कार महिलाओं को बहादुरी के कार्य करने के लिए दिया जाता है और चंद्रमा के एक क्रेटर का नाम चावला रखा गया है। हम कल्पना चावला जी से साहस, विज्ञान के प्रति जुनून, दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प जैसे जीवन मूल्य सीख सकते हैं। बुलेटिन के आखिर में अब बात करते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग अपनी एक जिला एक उत्पाद संपर्क पहल के तहत अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस कदम का उद्देश्य ODOP के बारे में जागरूकता फैलाना है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने एक फ्रांसीसी कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य उपग्रह प्रक्षेपण से संबंधित मिशनों का समर्थन करने के लिए लंबे समय तक साझेदारी करना है। अंतरिम बजट 2024-25। अंतरिम बजट सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले नियमित वार्षिक बजट की तरह नहीं होता है, बल्कि ये चुनावी वर्ष में पेश किया जाता है। केंद्रीय बजट की तरह ही अंतरिम बजट के पारित होने से पहले इस पर लोकसभा में चर्चा होती है। इसके प्रस्ताव पूरे वर्ष के लिए मान्य होते हैं। RCS और ARDBs के लिए कंप्यूटरीकरण योजना। केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने राज्यों की सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार तथा कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के कार्यालयों के लिए कंप्यूटरीकरण योजना शुरू की है। हाल ही में नासा ने बेन्नु क्षुद्र ग्रह से लाए गए धूल के एक कनस्तर को खोला है। ये एक छोटा क्षुद्र ग्रह है जो पृथ्वी के निकट मौजूद है। यहाँ प्रचुर मात्रा में कार्बन पाया जाता है। इसकी आयु लगभग 4.5 बिलियन वर्ष है। बेन्नु सौर मंडल के निर्माण की शुरुआती 10 मिलियन वर्षों में निर्मित हुआ था। खुला बाजार बिक्री योजना के तहत उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा तय कीमतों पर खुले बाजार में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। कच्चे तेल के मूल्य निर्धारण के लिए 2 वैश्विक क्रूड ऑयल बेंचमार्क हैं, ब्रेंट क्रूड और वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। ब्रेंट क्रूड बेंचमार्क का इस्तेमाल यूरोप, अफ्रीका और मध्य पूर्व के तेल बाजार के लिए किया जाता है। ब्रेंट क्रूड उत्तरी सागर के तेल क्षेत्रों से निकाला जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल की जगह हेल्थ टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल की शुरुआत की है। C-TAP का शुभारंभ मई 2020 में किया गया था। इसका उद्देश्य सभी देशों में लोगों को कोविड-19 स्वास्थ्य उत्पादों तक समान और किफायती पहुंच की सुविधा प्रदान करना था। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।